कि नवाज भाई के जब आप मैनेजर बने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के ऑफिस था और वो मेरा ज्वाइनिंग डे था। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं 4.5 किलोमीटर उस खुशी में गर्मी में पैदल चला गया था। क्या बात कर रहे हो? खुशी का ठिकाना नहीं था भाई। रईस में तो उन्होंने जो नेगेटिव कैरेक्टर किया था जी, वो नेगेटिव नहीं था साहब, शाह साहब नेगेटिव थे। यही होता है आयरनी हमारे फिल्म इंडस्ट्री की। और ऐसे भी कॉल आते होंगे ना कि नवाज सर का रोल स्नेक का है। डायरेक्टर होता है या राइटर होता है तो जो स्टोरी होती है वो उसका बेबी जैसा होता है। वो कभी भी अपने बेबी की बुराई नहीं सुन सकता। और इस फिल्म में बकरा बात कर रहा है साहब। अच्छा, बकरा पूरी फिल्म में बकरे के बकायदा डायलॉग है। देखा जाए तो एक तरीके से बकरा हीरो था। तो ऐसे ही आपने बोला ना कि सांप बनेंगे नवाज सर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर इज लाइक he is a boon for new directors. राइट। बहुत अवार्ड भी उन्होंने जीते हैं। सर इंटरनेशनल अवार्ड ज्यादा जीते हैं। उसका बहुत उसका बहुत हवा सा रहता है कान फेस्टिवल का। इस बार भी हुआ, काफी हुआ। और क्या मतलब इतना टफ है वहां पर जाना कान फेस्टिवल में। और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों में से भी हर कोई जा सकता है। कोई कान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 ईयर्स हो गए हैं हमारे सिनेमा को स्टार्ट होके, और इस 100 ईयर्स में पहली लेडी है जिसको, पहली लेडी का पहला इंसान है जिसको बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वो भी कान जैसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में। अनुसया सेन गुप्ता नाम है उनका, उन्होंने अवार्ड जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का। उनकी फिल्म ऑफिशियली सिलेक्ट हुई थी। ऐसी ही फिल्में अगर ज्यादा प्रमोट करने लगे तो हो सकता है ऑडियंस सिनेमा घरों में जाना बंद कर दे। टैलेंट को निकलने में बाहर और बाहर आने में इतना समय लग जाता है। मैंने ऐसे एक्टर देखे हैं जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं और अब जाके सिनेमा में आ रहे हैं। कितनी स्क्रिप्ट महीने में आती थी उनके पास। वो ये नहीं देखते कि डायरेक्टर ने पहले क्या किया था, डायरेक्टर बाद में क्या करेगा, डायरेक्टर कर क्या रहा है। वो कभी उन्होंने वो पैरामीटर नहीं है उनके पास। तो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं। हाँ, इस संघर्ष के दिनों में जी कुछ सी ग्रेड की फिल्में भी करनी पड़ी। उनकी जर्नी जो है बहुत इंस्पायरिंग रही। 100% है सर। ओके, तो मुझे जैसे सिनेमा लवर्स को हमको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि अगर आपको खाली एक लाइन लिखनी थी इंस्पायर्ड बाय, आप बात करते हैं कि मेरी रिसर्च टीम है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, फलाना है, ढिमकाना है, एक बंदा बता नहीं पा रहा था। सही बात है। ये हो रहा है चीजें। हेलो अनूप भाई, मैं बोल रहा हूँ। कौन है? अरे अनूप भाई, बहुत अच्छी स्टोरी आई है। अनूप भाई, बहुत अच्छी स्टोरी। कौन डायरेक्टर कौन है भाई? अरे अनूप भाई, डायरेक्टर मत पूछो, आप स्टोरी सुनोगे ना। क्या स्टोरी है भाई? स्नेक का रोल है। क्या मतलब? स्नेक। नवाज सर सांप बनेंगे? हाँ भाई, सांप भाई, सांप। तो ऑस्कर तो पक्का है भाई। फैंटास्टिक रोल है भाई। भाई ऑस्कर पक्का है भाई। इंडिया में पहली बार एवेंजर बनेगी भाई। अच्छा, हाँ मेरे को सिनॉप्सिस भेज देना भाई, थोड़ा मैं देख लूंगा ना। भाई आप आओ, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ भाई। ठीक है, चलो डन। मैं मिलने की कोशिश करता हूँ। जी भाई। डन भाई, डन। सांप की स्टोरी। अनु भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा हूँ मैं? अश्विन भाई, यू आर ऑलवेज डैशिंग, और आज भी आप बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार। थैंक यू सो मच। मेरे जीवन का ये पहला इंटरव्यू, वो भी आप जैसे शख्सियत के साथ यार। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच। मतलब ये शो सुपर हिट होने वाला है हमारा। 100% आपका शो ऑलरेडी सुपर हिट है। क्योंकि मैं आ गया यहाँ पे। नहीं सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ पर आए हैं। आप नवाज भाई के साथ, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपने एक बहुत लंबा समय गुजारा है। जी भाई। आप उनके मैनेजर रहे हैं। जी भाई। तो मेरा पहला सवाल ये होगा सर, कि नवाज भाई के जब आप मैनेजर बने, वो मोमेंट आपके लिए क्या था? मतलब आप कब मैनेजर बने उनके? तो मैं मैनेजर बना 2015 अक्टूबर में जी। और मोमेंट का तो आपको क्या बताऊं, जैसे मुझे पता चला, जैसे नवाज सर ने मेरे को सामने से बोला कि तू मैनेज करेगा क्या, और मैंने ऑब्वियसली हाँ ही बोलूँगा, मतलब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। बट मेरे लिए मुझे लगा कि मैं मतलब 7वें आसमान में हूँ। जो खुशी मतलब कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं 4.5 किलोमीटर उस खुशी में गर्मी में पैदल चला गया था। क्या बात कर रहे हो? अपने
पूरे खानदान से फ़ोन पे बात करते करते, अपने दोस्त से, यार से, सबसे बात करते करते, ये खुशी बांटते बांटते मैं 4.5 किलोमीटर पैदल चला गया था वर्सोवा यारी रोड से अंधेरी स्टेशन। थकान फील नहीं हुई होगी ना आपको? कुछ भी नहीं भाई, खुशी अलग ही होगी। बिल्कुल बहुत खुशी थी। और उस दौरान बल्कि मैं काम कर रहा था ऑलरेडी एक कंपनी में, और मेरे को नवाज, मुझे अच्छे से याद है, नवाज सर ने मेरे को ये भी बोला था कि तेरा जब वो उधर कंपनी में टेन्योर, जो भी नोटिस पीरियड जो भी होता है वो ख़त्म करके तू कब ज्वाइन कर पाएगा? मैं बोला सर अभी से। अच्छा, तो क्या बात है, लेकिन तू ऑलरेडी काम कर रहा है कहीं पे। और भाई आप विश्वास नहीं करोगे अश्विन भाई, मैं और लाइक हैट्स ऑफ टू माय एक्स बॉस आल्सो, जो अभिषेक ठुकराल साहब है, उन्होंने भी मेरे को वो लेवरेज दिया और ही डिडंट टेक एनी एक्शन ऑन मी और जाने दिया मुझे। लेकिन हाँ, मैं तुरंत मैं स्टेशन पहुंचा हूँ, मैं घर गया हूँ, घर पे खुशखबरी बांटी। मैं नाला सुपारा रहता था बाय द वे, तब बाय ट्रेन अप डाउन करता था मैं उसी दिन। तो ये सुबह 12 बजे का वाक्य बता रहा हूँ जो मैं स्टेशन पहुंचा हूँ पैदल, और उसके बाद 3 बजे मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के ऑफिस था और वो मेरा ज्वाइनिंग डे था। क्या क्या बात, क्या बात। तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था भाई। सर हमें तो मतलब नवाज भाई बहुत ही सिंपल इंसान है। जी है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान। जी जी। तो हमने सुना है कि उनका जो संघर्ष टाइम रहा, जो उन्होंने मुंबई में जब वो आए थे एक्टर बनने के लिए, आप तब से उनके साथ हैं? हाँ, मतलब तब से नहीं, वो तो 1999 में आए थे नवाज सर। ये कई सारे लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि क्योंकि सबने नवाज सर को गैंग्स ऑफ वसेपुर से, या तो फिर कहानी से, या अब कुछ इंटरव्यूज देखने के बाद लोग न्यूयॉर्क से जानने लगे हैं। लेकिन नवाज सर तो काफ़ी टाइम से बॉम्बे आए थे, काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया उन्होंने, और काफ़ी दिन बाद उनको मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का, और जब मौका मिला तो उन्होंने फोड़ के रख दिया। बट हाँ, लोग वही रिलेट करते हैं कि वो 2012 से आए या 2013 से आए, बल्कि वो, लेकिन वो 1999 2000 में आ गए थे। बहुत पहले आ गए थे। बहुत पहले आ गए थे। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट किया था और फिर उसके बाद वो आ गए थे। तब तो मैं स्कूल में था। अच्छा। गोरखपुर जी। तो आपने जब उनको ज्वाइन किया? 2015 में ज्वाइन किया। 15 में ज्वाइन किया। 2015 अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। और उस दौरान बजरंगी भाईजान काफ़ी जोरों शोरों से थिएटरों में चल रही थी, बदलापुर आने वाली थी, तो कई सारी चीज़ें हो रही थी जीवन में, और रईस आने वाली, रईस का शूट चल रहा था उस दौरान। रईस में तो उन्होंने जो नेगेटिव कैरेक्टर किया था जी, वो नेगेटिव नहीं था साहब, शाह साहब नेगेटिव थे। यही होता है आयरनी हमारे फिल्म इंडस्ट्री की। अगर आप बदलापुर भी देखेंगे तो उसमें लोग बोल देते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर जो है नेगेटिव था, लेकिन देखा जाए तो अच्छा कैरेक्टर तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के था, जिसको गलती का एहसास हो जाता लास्ट में। राइट। विलेन तो वरुण धवन था। वरुण धवन था, ओके। जो किसी के साथ गलत भी कर रहा है, मर्डर भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है और खुलेआम घूम रहा है। बट हाँ, हमारा हिंदी सिनेमा है कुछ ऐसा जो अच्छा भी है, बुरा भी है, बट है अपना, तो कुछ कह भी नहीं सकते। जी 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 जी। अच्छा अनु भाई, हमने देखा है कि जो नए डायरेक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं जी फिल्म बनाने के लिए, वो सबका एक ड्रीम भी होता है कि ज़्यादातर डायरेक्टर्स का कि यार नवाज भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो वो हमारी फिल्म में आ जाए। और लेकिन मैनेजर को अप्रोच करना होता है, डायरेक्ट तो एक्सेस होता नहीं है किसी एक्टर के पास। तो आपको जब लोग अप्रोच करते हैं कि नवाज भाई को साइन करना है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत बारी ऐसा हुआ है। और जैसे मुझे तो जब मैंने छोड़ा 9.5-10 साल हो गए थे नवाज सर के साथ काम किए हुए। लेकिन शुरू में तो ऑब्वियसली मतलब किसी का भी कॉल आ जाए, क्योंकि क्रिएटिव कॉल था नहीं तभी, और नवाज सर के साथ वो तालमेल था नहीं तभी। और ऐसे भी कॉल आते होंगे ना कि नवाज सर का रोल स्नेक का है। बहुत कॉल आते होंगे ऐसे। आया है मुझे। अच्छा हाँ, आपने बताया था। और इसीलिए हमने वो किया भी। तो स्टार्टिंग में तो कई बार ये होता था कि मैं मतलब किसी का भी कॉल आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मैं डिस्कस कर लेता था। अच्छा। कि सर ये ऐसा एक स्टोरी है और ऐसी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो, और बहुत रेयरली होता है कि कोई टैलेंट अपने मैनेजर को सिखाए समझाए। यूजुअली लोग पैसे देते हैं कि भाई तू काम कर, तू संभाल वो हेडेक। बट मैं बहुत लकी था कि नवाजुद्दीन सर ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और उसमें एक ये भी था कि किस तरीके से क्रिएटिव कॉल लेना है, कौन सी चीज़ें
हैं अपने मतलब की, कौन सी चीज़ें नहीं हैं अपने मतलब की, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बाइफिकेशन बहुत ही करियर के शुरुआत में ही मुझे नवाज सर ने क्लियरली बता दिया था। तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है, व्हेनेवर समवन कॉल्स मी, मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिनॉप्सिस भेज दीजिए, जो मैं पढ़ लूँगा, और मैं पढ़ता हूँ, वाकई पढ़ता हूँ मैं, जो मैं पढ़ के फिर मैं नवाज सर से डिस्कस कर लूँगा, और जो भी फीडबैक होगा आई विल गेट बैक टू यू वेदर इट्स अ यस इट्स अ नो। कई बार लोगों को लगता है खुद से ही मना कर दे रहा है। देखिए क्या है कि कोई भी डायरेक्टर होता है या राइटर होता है, तो जो स्टोरी होती है वो उसका बेबी जैसा होता है। वो कभी भी अपने बेबी की बुराई नहीं सुन सकता, अपने बच्चे की बुराई नहीं सुन सकता। तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, अरे यार ये इसने खुद नहीं मना कर दिया, अपन कुछ दूसरा अप्रोच लगाते हैं। अच्छा, घूम फिर के चीज़ें आनी मेरे पास ही थी जी, वो आती भी हैं। तो कई बार लोगों को कंप्लेन भी होता है, यार फ़ोन ही नहीं उठाता, जबकि मैं उस चीज़ के लिए ऑलरेडी मना कर चुका हूँ। अच्छा, लोग ऐसा सोचते हैं कि सोचते नहीं, बिल्कुल बातें भी करते हैं, बोलते भी हैं। अच्छा, वो अंगूर खट्टे होने वाली चीज़ है, अंगूर खट्टे होने वाली, राइट। वही चीज़ है। तो ये ऐसा होता है कि नए डायरेक्टर्स नए, और मैं आपको एक बात बता दूं, आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर इज द ओनली एक्टर जो सबसे ज्यादा नए डायरेक्टर्स के साथ, डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। आप उठा के देख लीजिए, काफी नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और बहुत सारे डायरेक्टर्स का 2-2, 3-3 बार काम किया है। सो देयर इज अ रीजन, देयर इज अ लाइकिंग फॉर हिम, एंड मुझे नहीं लगता कि उस स्टैचर का, उस लेवल का स्टार कोई नए डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हो या स्टोरी भी सुनना चाहता हो। बट फॉर दैट मैटर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर इज लाइक, या ही इज अ बून फॉर न्यू डायरेक्टर्स। राइट। बहुत अवार्ड भी उन्होंने जीते हैं सर, इंटरनेशनल अवार्ड ज्यादा जीते हैं। Okay. यहाँ तो क्या ही बोला जाए। अच्छा, ये कान फेस्टिवल के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब नवाज सर तो काफी गए भी हैं कान फेस्टिवल। जी सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसका बहुत हवा सा रहता है कान फेस्टिवल का। इस बार भी हुआ, काफी हुआ। और क्या मतलब इतना टफ है वहां पर जाना कान फेस्टिवल में? अब साहब देखो, जिस तरीके मतलब अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या मैं? बिल्कुल जा सकते हैं साहब, क्यों जा सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों में से भी हर कोई जा सकता है। कोई कान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऑफिशियल सिलेक्शन होके ऑफिशियली जाना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक चीज़ आपके शो के ज़रिए मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, मेरे दोस्तों को जो सुन रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री के दोस्त खासकर, जो बातें करते हैं कि अरे वो भी कान गया, वो भी कान गया। तो कान फिल्म फेस्टिवल जो है, पहली बात तो कांस नहीं है, ये जो बहुत सारे लोग जाके कांस करते हैं, कांस नहीं, इट्स कान फिल्म फेस्टिवल। कान फिल्म फेस्टिवल में बेसिकली जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और ऑब्वियसली कुछ पैसे इसलिए कि टिकट बुक करने से पहले आपको आपका एक्रीडिएशन बुक करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्रीडिएशन आपको कान के वेबसाइट पे ही जाके बुक करना है, जो मार्च में बंद हो जाता है। जब फिल्म की सबमिशन बंद होती है तभी एक्रीडिएशन भी बंद होता है। वो एक्रीडिएशन बुक करने से आपको एक्सेस मिल जाता है फिल्में देखने का। तो कान फिल्म फेस्टिवल बेसिकली फिल्मों का मेला, और पूरे वर्ल्ड से फिल्में आती हैं वहाँ पे, जो लोगों को देखना चाहिए, जो सिनेफाइल्स के लिए, सिनेबफ्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक सिनेमा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम क्या हो गया है, चूंकि ऐश्वर्या राय काफ़ी दिनों से वॉक कर रही हैं रेड कार्पेट कान में। मैं आपको बता दूं कि ऐश्वर्या राय वॉक्स ओनली एज अ ब्यूटी मॉडल देयर। शी हैड ऑलवेज, लाइक इट्स बीन 22 years Aishwarya Rai is walking the red carpet at Cannes Film Festival, but that is only as a beauty model. Okay. She has never been a part of cinema at the Cannes Film Festival. Okay. और यही डिफरेंस है। अभी भी जो लोग जा रहे हैं, जो अपना बड़ा बड़ा लहंगा सिलवा के वहाँ जा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं रेड कार्पेट पे, फ्लाइंग किस ब्लो करते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं और ऐसी एक्सेंट मारते हैं कि मतलब अंग्रेज खुद शर्मा जाए कि भाई क्यों बात कर रहा है ज़बरदस्ती। हालांकि बता दूं आपको कि कान फिल्म फेस्टिवल में अंग्रेजी की कोई अहमियत नहीं है। आप हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा आपका, क्योंकि वो सिर्फ फ्रेंच समझते हैं। ओके। और हिंदी इसलिए तवज्जो देते हैं क्योंकि हिंदी फिल्में जो जाती हैं तो वो लोग वो वही लैंग्वेज में देखते हैं। फ्रेंच पीपल मोस्टली देखा है कि वो फ्रेंच को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और सर होना भी चाहिए यही चीज़। आपका जो नेटिव लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज जो है, आप उसको प्रमोट करो। और मेरे कहने का मतलब है, सबसे बड़ी बात तो आप अपने मदर टंग को प्रमोट करो। अगर आप महाराष्ट्रियन हो मराठी बोलो, अगर आप कन्नड़ हो कन्नड़ में बोलो, आप बंगाल से हो बंगाली बोलो, आप बोलो, क्या शर्म है, ये सारा हमारे भारत का लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। अननेसेसरी इंग्लिश में बात करना और बोलना, बहरहाल
तो कान में अक्रीडिएशन आप अपना फाइल कीजिए, अक्रीडिएशन आपको मिल जाएगा। अक्रीडिएशन के जरिए, अक्रीडिएशन दो तरीके का होता है, एक फिल्म बाजार का होता है और एक फिल्म का होता है, फिल्मों का, फिल्म टिकट्स का। अब उस फिल्म टिकट जो अक्रीडिएशन आप वन टाइम पेमेंट करते हैं और अक्रीडिएशन फॉर्म लेते हैं, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हर कोई रैंडमली अक्रीडिएशन नहीं पा सकता, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्राइटेरिया होता है। लेकिन वो लेने के बाद आप क्रिस्टोफर नोलन की अगर पिक्चर लगी हो अगले साल और आपका अक्रीडिएशन मिल गया है, तो साहब मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि आप चड्डे में जाइए और क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर का रेड कारपेट कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्या बात है। तो ये सब खाली हुआ है कि अरे कान चले गए, कान चले गए। मतलब नॉर्मल लोगों को लगता है कि यार जब तक वहां से कोई बुलाएगा नहीं तब तक हम जा ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई बुलाता नहीं है। अनलेस आप ऑफिशियली सिलेक्ट हुए हो, वो लोग कभी नहीं बुलाते आपको। हाँ, ऑब्वियसली मेला है तो हर कोई चाहता है कि दुकान लगाओ भाई, है ना, उनकी तो ग्राहकी बढ़ रही है। हाँ। आप उनके देश को टूरिज्म दे रहे हो, वो लोग भी चाहते हैं। और कान बहुत, फ्रेंच रिवेरा बहुत फेमस जगह है, तो हर ये जो जाते हैं यहाँ से, ये पैसा कमा चुके हैं तो ये जा रहे हैं वहाँ पैसा उड़ाने, और वो टूरिज्म को वेलकम कर रहे हैं, तो वो भी दे देते हैं, अलावा कर लो, ठीक है, एक्रीडिएशन है, वॉक करो, रेड कार्पेट करना है, क्या करो। फोटोग्राफर्स जो है वो वहां पे खड़े हैं अपनी तस्वीरें बेचने, वो आपकी फोटो खींचते ही इसीलिए हैं कि वो तस्वीर आप देखिएगा। जितने भी ब्यूटी पेजेंट, जितने भी ये जो मॉडल और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और ये टीवी आर्टिस्ट या सिनेमा आर्टिस्ट, ये जो भी जाते हैं, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, बोल देते हैं कि यहाँ कान में हमारी, जैसे मैं आपको बताऊं, इस बार कोई साउथ की फिल्म ने बोला है कि हम पोस्टर लॉन्च कान फिल्म फेस्टिवल में कर रहे हैं। भाई कौन सा का पोस्टर लॉन्च होता है कान फिल्म फेस्टिवल में? कोई पोस्टर लॉन्च, कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है वहाँ पे। अननेसेसरी बोलना कि हम कान, जैसे बर्लिन में पुष्पा 2 का पोस्टर लॉन्च हुआ, कोई मतलब नहीं है। पुष्पा 2 का क्या लेना देना बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से? अच्छा। आप एक पीआर मटेरियल लपेटने के लिए आप कुछ भी बोले जा रहे हो यहाँ पे। ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है शायद। रीजन बीइंग कि अनुसया सेन गुप्ता ने अवार्ड जीता बेस्ट एक्ट्रेस का, हिंदुस्तान की पूरे मेरे ख्याल में 100 वर्ष, अगर मैं गलत हूँ तो पता नहीं, बट 100 ईयर्स हो गए हैं हमारे सिनेमा को स्टार्ट होके। और इस 100 ईयर्स में पहली लेडी है जिसको, पहली लेडी का पहला इंसान है जिसको बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वो भी कान जैसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में। आप में से कितने सारों को नाम भी नहीं पता होगा, शायद मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पता नहीं, लेकिन अनुसया सेन गुप्ता नाम है उनका। उन्होंने अवार्ड जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का, उनकी फिल्म ऑफिशियली सिलेक्ट हुई थी और उनके बारे में नहीं छपा यहाँ, लेकिन छपा अन्य पदार्थों के बारे में खूब है। क्या बात कर रहे हैं। हमारी फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया की, तो काफ़ी सराहना हुई कि अरे यार पायल कपाड़िया की फिल्म सिलेक्ट हुई है ऑफिशियली। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ने और कई सारे बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने बोला अरे यार 30 साल बाद हमारी फिल्म। उसी लड़की का 2 साल पहले 2021 में भी ऑफिशियल कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ था, तब किसी ने नहीं बात की थी। क्यों? क्योंकि तब पायल कपाड़िया कोई नहीं थी, तब पायल कपाड़िया के बारे में कोई नहीं जानता था, तब पायल कपाड़िया को कोई जानना नहीं चाहता था, कोई बोलना नहीं चाहता था उसके बारे में। उस लड़की ने तो कारनामा किया, बल्कि कि देखिए आप कि उसने 2 ही साल में 3 साल में 2 बार ऑफिशियली एंट्री कर ली अपनी फिल्म के साथ एज ए डायरेक्टर। मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जी, जो कान फेस्टिवल में जिनकी फिल्में आती हैं ऑफिशियली, लेकिन इंडिया में रिलीज ही नहीं हो पाती। रिलीज तो साहब आप देखिए 1946 में चेतन आनंद साहब की एक फिल्म आई थी नीचा नगर, आई नहीं थी, सॉरी, वो रिलीज ही नहीं हुई इंडिया में, बट उस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में 1946 में ग्रैंड प्री अवार्ड मिला था। सो दैट वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन एन ग्रैंड प्री अवार्ड। और अब तो पाम देवर फर्स्ट अवार्ड है, जो पाम देवर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1955 में। 1955 से पहले ग्रैंड प्री वाज द हाईएस्ट अवार्ड एट कान फिल्म फेस्टिवल। और आप आयरनी देखिए, हिंदुस्तान सिनेमा की जो बात करते हैं हम लोग, वो नीचा नगर फिल्म जिसने इतना बड़ा ग्रैंड प्री अवार्ड जीता, विच वाज द हाईएस्ट अवार्ड एट कान फिल्म फेस्टिवल, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वर्ल्ड का, वो फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हुई, नीचा नगर। और मेरे को तो डर लगता है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट भी यहाँ हिंदुस्तान की लाइट देख पाएगी कि नहीं, पता नहीं। ये बहुत स्ट्रेंज है अनु भाई कि इतने बड़े फेस्टिवल में फिल्म आने के बाद भी इंडिया में अगर नहीं उस फिल्म को पूछा जा रहा है या रिलीज नहीं हो रही है, तो क्या रीजन हो सकता है? अब देखिए कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं। अब इसमें किसी पर्टिकुलर दिशा में बात करके और डिस्कस करके, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि a film like All We Imagine As Light is a cinephile film, right. जो एक्चुअली सिनेमा स्टूडेंट हैं, सिनेमा बफ हैं, जो वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, जानते हैं, वो उनके लिए है। Okay. और
हमारे नॉर्मल ऑडियंस, जो हमारी जनरल ऑडियंस है, इनको इवॉल्व होने में मुझे लगता है अभी समय लगेगा। रीजन बीइंग कि हमारे देश में सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और आप देखिए यूरोप में सिनेमा सेलिब्रेट किया जाता है, और जबकि यूरोप के सिनेमाघर, बहुत सारे बड़े बड़े सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। यूरोप के इटली में सिनेमा बंद हो चुका है, जबकि बड़े बड़े एक्टर इटली से आए हैं, लेकिन इटली में सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। ओह अच्छा, इटली में टोटल क्लोज। हाँ, तो देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। अब वैसा ही यहाँ पे भी है, शायद अगर हम ऐसी ही फिल्में अगर ज्यादा प्रमोट करने लगे तो हो सकता है ऑडियंस सिनेमा घरों में जाना बंद कर दे। ये भी एक डर है। अच्छा, बिल्कुल डर है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत सीरियस टाइप सिनेमा होता है, या अब देखिए, सीरियस टाइप और एक्सपेरिमेंटल तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, ह्यूमन इमोशन लेवल पे होता है ये सिनेमा, वो इमोशनल लेवल पे और होता है। उसको समझने के लिए फिर आपको वो प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा मेंटली, जो मेरे को नहीं लगता कि आम ऑडियंस रेडी है उस चीज के लिए। आम ऑडियंस तो वैसे ही मतलब हाँ, इतना डिप्रेशन में है ऑलरेडी है। कोई ट्रैफिक से परेशान है, कोई किसी और चीज से परेशान है, कोई फला चीज से। तो और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ ऑडियंस को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम मौका तो दिया जाना चाहिए। मौका दिया जाना चाहिए। आप अभी, क्योंकि ऑडियंस तो सब तरह की है ना इंडिया में। एग्जैक्टली। और क्या पता आप मौका दो तो देख लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता आप अगर आप एक मौका दो, दिखा थिएटर्स में लाओ, आप क्या पता ऑडियंस देखे, मौका ऑडियंस वो उजागर हो, ऑडियंस करे हाँ ठीक है हम इस तरीके की फिल्में पसंद करेंगे, आप और लगाइए। आज पायल कपाड़िया ने वहां पे इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू में ये कहा पायल कपाड़िया ने कि 30 साल और नहीं लगने चाहिए यार अगली फिल्म आने में कंपटीशन कैटेगरी में। बट द प्रॉब्लम इज कि वो 30 साल लगे पायल कपाड़िया को, शायद वो 30 के 20 साल हो जाते, 25 साल हो जाते। अगर पायल कपाड़िया को 5 साल ना लगते वो फिल्म के लिए फंड इकट्ठा करने में, लोग इकट्ठा करने में और प्रमोट करने में, तो आप सोचिए एक इंडिपेंडेंट फिल्म का स्ट्रगल कितना है बिल्कुल, कि कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, कोई हेल्प नहीं करना चाहता। अच्छा, एज ए मैनेजर, आप मैनेजर हैं, जैसे बहुत एक्टर्स के मैनेजर होते हैं जी, तो मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ जी एज ए मैनेजर जो आपकी जॉब है जी। वैसे मुंबई में देखा जाए तो बहुत सारे एक्टर्स आते हैं जी, बहुत डायरेक्टर्स आते हैं जी, बहुत फिल्म मेकर्स आते हैं जो प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी आते हैं जी, और कुछ लोगों का संघर्ष 20-20 साल का हो जाता है, 25-25 साल का हो जाता है। एक डायरेक्टर स्टोरी सुनाते सुनाते थक जाता है, उसकी फिल्म को कहीं इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, या एक डायरेक्टर को एक एक्टर के पास जाने में इतना टाइम लग जाता है, तो उसके दोषी क्या मैनेजर होते हैं कि आप एक अच्छा डायरेक्टर मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा डायरेक्टर अप्रोच नहीं कर पा रहा है एक्टर्स को, तो क्या एज ए मैनेजर आप अपने आप को दोषी मानते हैं, या क्या वो सिचुएशन होती है कि एक अच्छा डायरेक्टर कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाता है, लेकिन आगे जाकर आपको पता लगता है कि वही डायरेक्टर को हम अगर साइन करवा देते तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एक एक्टर के लिए भी और उस डायरेक्टर के लिए भी। वो 10 साल पहले भी बन सकता था, शायद वो कैपेबिलिटी आप पहचानने में मिस कर जाते हो एज ए मैनेजर, या क्या सिचुएशन होती है? तो देखिए, ये इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, ये है हमारा इकोसिस्टम, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का इकोसिस्टम। फिल्म इंडस्ट्री का इकोसिस्टम ही कारण है कि टैलेंट को निकलने में बाहर और बाहर आने में इतना समय लग जाता है। इतना समय? 20 साल जी, काफी 15 साल बिल्कुल मैंने ऐसे एक्टर देखे हैं जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं और अब जाके सिनेमा में आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, जब से ये OTT ओवर द टॉप आया है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे, इनके वजह से कई सारे एक्टर्स रिवाइव हुए हैं जी, और कई सारे का मतलब वो दिग्गज जो एक्चुअली में एक्टर थे, रघुवीर यादव को आज लोग जान रहे हैं, रघुवीर यादव साहब को आज लोग जान रहे हैं पंचायत का एक्टर, बट उस आदमी ने मासे साहब किया है, और शायद वो फिल्म अगर कोई देखे तो हिंदुस्तान के बहुत ही गिने चुने एक्टर है जो कर पाएंगे वो रोल, जो ड्राइव उस आदमी ने उस दौरान किया था। तो अब लोग अब पहचान रहे हैं क्योंकि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ये जो मिल रहा है, तो इसी तरीके से आप सही बोल रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इकोसिस्टम ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि वो एक्टर एक जोन में फंस जाता है ये सोच के कि नहीं मैं करूंगा तो इसी प्रकार का करूंगा, या तो मैं नहीं करूंगा छोटा कैरेक्टर, और कई बारी इंडस्ट्री ही मौका नहीं देती है, नहीं भैया हम किसी जाने पहचाने वाले पे पैसा लगाएंगे, तुम पे क्यों लगाएं। तो ये है रीजन, मैं वही बता रहा हूँ, इकोसिस्टम है इसमें। आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम
हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या चैनल, स्टूडियो नहीं कर सकते, क्योंकि इकोसिस्टम ही उसी तरीके का और चला आया है, आज से नहीं है। इट्स बीन सिंस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा। और आपने छोटा रोल बोला, हाँ, तो नवाज भाई तो कितने छोटे छोटे रोल से ही आगे बढ़े। 100% किया है सर, क्योंकि उस आदमी ने मना नहीं किया ना, ऑप्शन नहीं था। कभी मना नहीं। बट कई बार हो जाता है कि एक्टर को करना ही नहीं है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लीड ही करना है यार, मुझे लीड ही करना है। हाँ। मैं तो लीड के लिए मेहनत की थी। राइट। तो उसमें क्या दिखाई देता है? उसमें दिखाई देता है कि आपको फेमस होना है, फेमस है, आपको, आप पैशनेट नहीं हो काम के प्रति, यू हैव कम फॉर मनी। राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस। और इसीलिए शायद ऐसे भी केसेस हैं, मैं शायद कह रहा हूँ फिर से, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें समय लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है। जी। अच्छा अनु भाई जी, एक सवाल आया दिमाग में। नवाज भाई तो बहुत बड़े एक्टर हैं, और जब आप नवाज भाई के मैनेजर थे तो कितनी स्क्रिप्ट महीने में आती थी उनके पास, कि अप्रोच कितने स्क्रिप्ट अप्रोच होती थी उनको महीने में? भाई महीने का तो पता नहीं, बट एक दिन में 10-12 तक तो आई हैं। एक दिन में 10-12? एक दिन में 10-12 तक तो आई हैं। ओके। और जिनमें से 6-7 तो नामचीन लोगों की थी। ओके। तो ऐसा भी दिन देखा है मैंने। तो कैसे आप उसको, मतलब किसी स्क्रिप्ट को मना करना हो या किसी को हाँ करना हो, तो वो कैसे करते थे आप? अश्विन भाई, क्या है कि एज अ मैनेजर माई जॉब वॉज एज अ मैसेंजर। और मैसेंजर मीनिंग कि हमारे, मतलब मेरे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कि मुझे पढ़ना भी होता था। ओके। और पढ़ के फिर वो बताना होता था। आपको हर स्क्रिप्ट पढ़ते थे आप? तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अब आपसे क्या छुपा, अब तो नौकरी भी गई। मतलब छोड़ दिया है काम करना। तो हर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे, पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है सब स्क्रिप्ट पढ़ना। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जैसे अभी हम जिस तरीके के सिनेमा की बात कर रहे थे, उस तरीके का सिनेमा अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप और ज़्यादा बोर हो जाएंगे। बिल्कुल। और क्या है कि एनर्जी ड्रेन होती है। या तो आपने कुछ बहुत ही अच्छा चटपटा पढ़ लिया, तो फिर आपको मन करता है यार नेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा, मूड खराब हो जाएगा। या तो कुछ बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग पढ़ लिया, यार अब मूड नहीं, अब नहीं पढ़ूंगा। तो इट्स ऑलवेज वो एकदम धार पे होता है कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो दैट इज द रीजन सबसे पहले व्हाट आई आस्क फॉर इज द सिनॉप्सिस। द सिनॉप्सिस इज यूजुअली एट द मैक्स 5 पेज 6 पेज, बट दैट गिव्स यू जिस्ट। और उसमें क्या है, यू ऑलवेज हैव टू लुक वेदर देयर इज अ कैरेक्टर आर्क और नो, वेदर द स्टोरी इज नॉट कॉपीड from anywhere. When the director is claiming that it's an original, it has to be original and not copied. And मेरा as a, चलो मैनेजर तो नहीं कहूँगा, बट as someone who is evaluating it, वो मेरा जॉब होता है to verify whether it is copied or no. तो मेरे को उतना नॉलेज भी रहना जरूरी है। बिल्कुल। तभी मैं किसी डायरेक्टर को बोल पाऊंगा मुंह पे कि भैया ये वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। वो तभी मेरे में वो रहेगी चीजें कि मैं बोलूंगा, डायरेक्टर सुनेगा भी। क्योंकि आप रैंडमली किसी को फोन उठा के नहीं बोल सकते भैया नहीं करेंगे। यू हैव टू गिव अ रीजन। बिल्कुल। बिकॉज साहब एक तरीके से तो ग्राहकी है ना, मेरे लिए तो वो ग्राहकी है। और आई हैव टू गिव हिम अ रीजन दैट व्हाई आई एम सेइंग नो। और समझिए अगर महीने में मुझे 150 स्क्रिप्ट्स आती हैं, 150 स्टोरीज आती हैं, 150 फिल्में अप्रोच की जाती हैं, और शोज भी कई सारे होते हैं, उसमें बड़े बैनर्स की भी। जी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बैनर की है, मतलब एज फार एज आई नो मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नवाज सर के साथ इतने साल तक काम किया है, वो एक लेवरेज हमेशा से था कि बड़े बैनर हो या नया हो, छोटा हो या बड़ा हो, आर्ट फिल्म हो या कमर्शियल फिल्म हो, वो उन्होंने कभी वो तराजू नहीं रखा कि अलग अलग तोलना है। बहुत बढ़िया। इट वाज ऑलवेज, एंड वही मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वही रीजन है ना कि सबसे ज्यादा डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम किया है उन्होंने, सबसे ज्यादा फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है उन्होंने। तो वो आदमी ने कभी भेदभाव और डिफरेंशिएशन पे काम किया ही नहीं। ही ऑलवेज वर्क टुवर्ड कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग है, कितना बढ़िया है। वो ये नहीं देखते कि डायरेक्टर ने पहले क्या किया था, डायरेक्टर बाद में क्या करेगा, डायरेक्टर कर क्या रहा है, वो कभी उन्होंने वो पैरामीटर नहीं है उनके पास। ही ऑलवेज डिपेंड्स और बैंक्स ऑन द कैरेक्टर। और यही रीजन है कि शायद ही इज द बेस्ट एक्टर इन इंडिया इनफैक्ट। तो
और यही मेरा भी रहता था कि जब मैं 150 स्क्रिप्ट या सिनॉप्सिस जो भी आते थे तो उनके साथ एक सरसरी डिस्कशन तो होता ही था। और बिकॉज ऑब्वियसली ही ऑल्सो नोज दैट की स्क्रिप्ट हैज बीन कमिंग इन। जैसे बड़े बैनर की बात की तो कई बड़े बैनर वाले डायरेक्ट भी बोल देते थे कि वो एक भेजा था अनूप को, देख लीजिएगा। तो वो डिस्कशन तो होता ही है एक, और उस डिस्कशन में हम ये बहुत ही ओपन डिस्कशन होता है कि सर ये वैसा लग रहा है, ये वैसा सा है, वो वैसा सा है, और उस चक्कर में हमको एक आंसर मिल जाता है कॉन्क्रीट, एंड देन इट बिकम्स ईजियर कि हाँ भैया ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे। कई बार क्या होता है कि कोई फिल्म हमने मना की एंड दैट फिल्म वेंट ऑन टू बिकम अ ह्यूज सक्सेस। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो उसमें उस टाइम पे, उस दौरान जब हम देखते हैं तो कई बार लोग ये सोचते हैं, जैसे दोस्त यार में हम लोग बात करते हैं कि अरे यार ये तो आया था, तो उसका क्वेश्चन होगा तो फिर मना क्यों किया। बट द थिंग इज कि उस दौरान, उस सिचुएशन में, उस टाइम पे इट वाज नॉट फिटिंग द बिल। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या सर्कमस्टांसेस है, कैसी फिल्म है, क्या सब्जेक्ट है, चलेगी नहीं चलेगी, वो भी बहुत मैटर करता है डिसीजन लेने में। कई सारे लोग बोल देते कि अरे अगर शाहरुख ने छोड़ी हुई फिल्में नहीं की होती सुपरस्टार, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशंस। किसके लिए क्या सिचुएशन वर्क करता है, किसी के लिए वही सिचुएशन वर्क नहीं करता है, क्योंकि जैसे पर्सनालिटी सब अलग अलग होती है, सबका रोल अप्रोच अलग अलग होता है। तो वो सारी रीजन है कि हम लोग जिस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, बताते थे, बोलते थे। तो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं हाँ नवाज भाई के जी, जिसमें उन्होंने बोला है कि शुरुआती संघर्ष के दिनों में जी, रोजी रोटी के लिए, पैसे कमाने के लिए तो मुझे कुछ सी ग्रेड की फिल्में भी करनी पड़ी। तो उनका कुछ वो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? अब फ्रैंकली स्पीकिंग उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उस दौरान मैं था नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो नवाज सर ही ज्यादा बेटर बता पाएंगे, वो तो उन्हीं को पता होगा। कभी डिस्कशन नहीं होता था? नहीं, ऐसा कुछ कभी डिस्कशन नहीं हुआ। मतलब हम लोग क्या है कि we always spoke about cinema, good cinema, world cinema, ये सब चीज़ों में कभी इतना घुसे नहीं, बिकॉज पर्सनल भी हो जाता है थोड़ा कि वो स्पेस छेड़ना। तो हाँ, वो था। जहाँ तक हमने सुना है नवाज भाई एक कितना नीचे से उठकर आज इतने बड़े सुपरस्टार बनकर इंडस्ट्री में आए हैं जी। उनकी जर्नी जो है बहुत इंस्पायरिंग रही। 100% है सर। और आपकी जर्नी के बारे में भी हम कुछ जानना चाहते हैं। कैसे, मतलब आपकी जर्नी, आपने एज ए मैनेजर ही बनना चाहते थे या आप कुछ और बनने आए थे मुंबई में? देखिए भाई, ये तो बहुत कम लोग खुशकिस्मत होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं और वही कर लेते हैं जी। अच्छा, मैनेजर से या फिर फिल्म लाइन से ऐसा कोई वास्ता था नहीं मेरा। अच्छा। और बेसिक चीज़ था कि हाँ बॉम्बे में आए हैं, कुछ करेंगे, कुछ बन जाएंगे, यही था सोच। एंड इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। आई स्टार्टेड विद कॉल सेंटर्स, ओके, जहाँ पे इंग्लिश अच्छे से सीख ली, कंप्यूटर सीख लिया अच्छे से, चीज़ें जानने लगे, बाहरी दुनिया समझने लगे। सो आई स्टार्टेड विथ कंपनी कॉल सेंटर कॉल्ड वन स्टॉप शॉप, जो एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर था जी, जो दे वर इनटू टिकट बुकिंग्स, फ्लाइट, रेल, बस, ये सब चीज़ में। वहाँ से शुरू किया था। वहाँ मैंने 1 साल काम किया तकरीबन। उसके बाद वो एक्सपीरियंस मिल गया। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन किया। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन करने से पहले जब मैं इसी डोमेस्टिक कॉल सेंटर में ही काम कर रहा था, तब मेरी मुलाकात हुई मिस्टर ईशान वर्मा से। अच्छा। ईशान वर्मा साहब भी एक पॉडकास्ट चलाते हैं और टी सीरीज़ में काम कर चुके हैं। बहुत ही कमाल का बंदा है मेरे लिए तो, मतलब वही बंदा मेरे को लाइट दिखाया। ही वॉज माई टॉर्च बेरर टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। सो ऐसे ही मुलाकात हुई। आई वॉज स्टिल इन कॉल सेंटर, मुलाकात हुई थी। तो ईशान वॉज वर्किंग विद महुआ न्यूज़ बैक देन एज ए जर्नलिस्ट। अच्छा। तो मुझे भी ऐसी क्यूरियोसिटी हुई। आई ओवरहर्ड, आदत ही होती है ट्रेन में, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो भी ट्रेन में बात कर रहे थे किसी से फ़ोन पे। आई ओवरहर्ड हिम टॉकिंग अबाउट सेलेब्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला कि सर क्या काम करते हैं आप? अच्छा। अगर मेरे लिए भी कुछ हो तो बताइएगा। अच्छा। और इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ हिम कि उन्होंने बोला कि हाँ एक इंटर्नशिप के लिए है और तुम आ जाओ कल। और भाई साहब मैंने नौकरी का वो दिन छुट्टी लिया और मैं गया एक्चुअली खार ऑफिस महुआ न्यूज़ के, और मैं सिलेक्ट हो गया एज एन इंटर्न। तब पगार वगार तो थी नहीं जी, बट इंटर्नशिप मतलब कि आपको
कंपनी होना है साथ में और आपको सिखाएंगे जर्नलिज्म कैसे होता है. एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड. अच्छा. बट बैक देन तभी तो इतना कुछ समझ था नहीं. और रात का जो रिपोर्टर होता था उसी के साथ भेजा जाता था, क्योंकि रात वाले रिपोर्टर मोस्टली क्राइम बीट करते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें करनी पड़ती है. अच्छा, मतलब आप क्राइम वाले. हाँ, क्राइम बीट के लिए ही भेजा गया था. मुझे तो, मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं भाई. मतलब जो मिले वो कर लेंगे. बेसिकली ये वाली लाइफ देखनी थी एक बार. देखनी थी बिल्कुल. लेकिन लकीली मैं बॉलीवुड में आ गया बहुत जल्दी. बट दैट डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग. अच्छा, चूंकि मुझे वो मिल चुका था तो मैंने यहाँ पे रिजाइन डाल दिया कॉल सेंटर में. अच्छा. और पैसे सेविंग वगैरह थी, कॉल सेंटर में काम कर चुका था, 1 साल हो गया था ऑलमोस्ट. तो मैंने फिर महुआ ख़त्म, महुआ न्यूज़ ख़त्म हुआ, फिर P2C न्यूज़ आया, वो ख़त्म हुआ, P7 आया, वो ख़त्म हुआ, लहरे, लेमन टीवी, A to Z, ऐसे 6-7 चैनल आए. 6-7 में मैंने 1.5 महीना, 1 महीना सब जगह किया. और पता नहीं क्या था कि सारे चैनल बंद हो जाते थे. कोई 15 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 1 महीने में. अच्छा, पैसे कहीं मिले नहीं. वो भी संघर्ष हो गया ना काफी. अब था ही संघर्ष की सब बंद. हाँ, 7 चैनल बंद हुए थे साथ. और फिर मेरे को लगा साला हम ही मनुष्य है क्या, ऐसा कुछ लगा. फिर मेरे एक और फ्रेंड हैं जो इस समय एडिटर हैं, रोहित भटनागर. उन साहब ने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई इनटू PR. तो PR बेसिकली पब्लिसिस्ट को कहा जाता है, पब्लिक रिलेशंस जो ऑफिसर होता है उसको PR कहा जाता है. ही सेड व्हाई डोंट यू ट्राई इनटू दैट. और उन्होंने फिर रेफर किया मुझे. एक कंपनी थी व्यू पॉइंट पब्लिक रिलेशंस, जिनका ऑफिस PM रोड पे चर्च गेट में हुआ करता था. अच्छा. अब साहब मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने, और ऑब्वियसली क्योंकि रोहित भाई का रेफरेंस था, थैंक्स टू यू रोहित, उनका रेफरेंस था, तो सिलेक्ट हो गए. वो लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी के ऊपर था. अच्छा. और ये भी मेरे लिए नया चीज़ था, लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी. लाइफस्टाइल में रा ज्वेलरी, जियोडानो वॉचेस, हर्मन मिलर चेयर्स, और हॉस्पिटैलिटी में ओदेला, सॉरी ओदेला नहीं, ओदेला तो लाइफस्टाइल में ही था. हॉस्पिटैलिटी में SP जैन ग्रुप, TGB ग्रुप, ऑर्किड होटल्स, ये सारे प्राइड होटल्स, ये सारे क्लाइंट्स थे. तो वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, कर रहे थे. मैं नाला सुपारा से रोज अप डाउन करता था चर्च गेट ट्रेन में. और मज़ा आता था क्योंकि नई चीज़ सीखने को मिल रही थी. वहाँ भी 3 महीने किए मैंने. फिर जो लास्ट इवेंट मैंने करके छोड़ा वो ज़रीन खान का था. एक कैलेंडर लॉन्च था किसी प्रॉपर्टी का. वहाँ फिर मैं और लोगों से मिला मीडिया के. वहाँ पे 2-4 और दोस्त बने जिन्होंने बोला चलो खुद का कुछ करते हैं, एंटरटेनमेंट PR करते हैं. दिस वॉज मी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम माई कॉलेज, कॉमर्स ग्रेजुएट हो रहा था मैं. और उस दौरान फिर मैंने फ्रीलांस PR चालू किया. उसी के साथ साथ मैंने फिर इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन किया कि एक साइड इनकम तो चालू रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पैसे मिल नहीं रहे थे कहीं भी, सब बंद ही हो रहा था बल्कि. और इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में वैसे भी नहीं मिलता जॉब, पैसे नहीं मिलते. तो फिर मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन किया. एंड दिस वॉज 2014. थिंग्स वर गोइंग ऑन. फिर इतने में मेरे को हार्डली एनोनिमस नाम की कंपनी के बारे में पता चला. तब तक वर्किंग स्टाइल भी पता चल गई थी, कैसे काम करते हैं. मीडिया वाले काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे. तो तब मैंने हार्डली एनोनिमस कम्युनिकेशंस नाम की कंपनी थी, उसमें ज्वाइन किया 2015 जनवरी में. और वहाँ पे आई वॉज अपॉइंटेड एज द सीनियर मीडिया एग्जीक्यूटिव. और वहाँ पे फिर इरफान साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तापसी पन्नू, रिचा चड्डा, अली फजल, विक्की कौशल, विक्रांत मैसे, श्वेता त्रिपाठी, दिया मिर्ज़ा, लीजा रे, मतलब कई सारे लोग. और अभिषेक टुकराल, बेस्ट बॉस इन द वर्ल्ड. बेस्ट कलीग्स मुझे मिले, जानवी किरकिरे, शिल्पा परिदा, अनन्या आनंद, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, प्रखर गौर. तो ये सारे लोग मिले. अब सारे वेल टू डू हैं, सारे ही हमारी ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट सब अपने अपने लेवल पे सेट हैं. और फिर ऑब्वियसली वाइल वर्किंग देयर, बिकॉज नवाज सर वॉज अ क्लाइंट, आई यूज्ड टू वर्क फॉर हिम एज अ पब्लिसिस्ट ऑन हिज अकाउंट. वो एक रैपो बन चुका था. और तब नवाज सर के एक भाई हैं मिस्टर शमासुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने मेरे को कॉल किया था एक्चुअली कि आजा कुछ बात करना है. उन्होंने कुछ देखा था, पता नहीं क्या. और दैट इज़ हाउ आई बिकेम मैनेजर भाई. दिस इज द जर्नी. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है. अब इंस्पायरिंग कह लो, मज़ेदार कह लो. कहाँ से आपने कॉल सेंटर में काम किया, फिर जर्नलिज्म किया, उसके बाद नवाज भाई के मैनेजर बने, और अब हम जानना चाहते हैं कि मैनेजर के बाद
अब आप क्या करना चाहते हैं? भाई जैसे कि मैं अभी इतना पैशनेटली मैं जो बात करता हूँ इंडिपेंडेंट सिनेमा के बारे में, आई एक्चुअली वांट टू बी अ प्रोड्यूसर। वाओ। और मुझे पुश करना है वो बार। अच्छा। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा कि पॉसिबल नहीं है इंडियन ऑडियंस को कन्विंस कर लेना इतना इजीली, बट करेंगे कोशिश। तो आर यू प्रोड्यूसिंग? देयर आर कपल ऑफ थिंग्स स्टिल इन पाइपलाइन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद, तो चल रही हैं चीज़ें। अब तो ओटीटी भी काफी आ गए हैं। बट ओटीटी तो सपोर्ट नहीं करता साहब, इंडिपेंडेंट सिनेमा को ओटीटी सपोर्ट नहीं करता, अनलेस आपने वहाँ से बाहर से कहीं से ठप्पा मरवा के लाए हो कि हाँ ये फेस्टिवल चली गई, या ये अवार्ड जीत लिया, फला अवार्ड जीत लिया, है ना। तो हालांकि ऋचा चड्ढा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की, हैट्स ऑफ टू हर, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जिस फिल्म ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल काफ़ी बड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ जिस फेस्टिवल के बारे में चर्चा चालू होती है तो पब्लिक के नज़र में से वही फेस्टिवल बड़ा हो जाता है। जैसे कुछ साल पहले टोरंटो को काफ़ी बाजा गाजा हुआ क्योंकि अपने करण जौहर साहब चले गए वहाँ पे फिल्में लेके, और उन्होंने रेड कारपेट करा, तो क्योंकि उनके पास पीआर मशीनरी है, पैसा है, तो उन्होंने फेंका और खूब चर्चित हुआ कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। फिर अब कान का बाजा गाजा हो रहा है पिछले 3-4 साल से। लेकिन हालांकि हैं बड़े प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स हैं। एक फिल्म फेस्टिवल है सनडांस फिल्म फेस्टिवल, ये भी ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल है। इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था गर्ल्स विल बी गर्ल्स को, विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ऋचा चड्ढा। और उसकी जो एक्ट्रेस थी, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी जो एक्ट्रेस थी उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था सनडांस फिल्म फेस्टिवल में, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर इंडियन सिनेमा। बट वही है कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। कब की बात है? 2022 या 23 शायद, 23 ओके। 23 में अवार्ड, ये हाँ 23 एंडिंग में, ये जो लास्ट सनडांस जो हुआ उसी में गर्ल्स विल बी गर्ल्स। उस फिल्म को अभी तक कहीं कोई जगह नहीं मिली है, एंड आई विश मिल जाए जल्दी से, अच्छा सिनेमा हम जैसे लोगों को देखने मिल जाए। बिल्कुल। मेरी तो वही लालच रहती है। इंडिया में भी है अच्छा सिनेमा आता है तो जरूर देखते हैं लोग, अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं लोग, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल। बट अभी अच्छा मैं आपको एक बात खाली ऐसे ही इन जनरल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो कन्वेंशनल चेहरे हैं उन लोगों को अनकन्वेंशनल बोल के बेचा जा रहा है। अच्छा। और अनकन्वेंशनल बोल के बेचा जा रहा है, और लोगों को पीआर मशीनरी के थ्रू ये दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो मतलब ये इंडिपेंडेंट सिनेमा है। ओह अच्छा। एक फिल्म है लापता लेडीज, आपको भी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो साहब ये फिल्म पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, अब मैं चोरी वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, हो सकता है फिर कई लोग डिबेट करने लगे, इंस्पायर्ड कह लो, बट एटलीस्ट क्रेडिट तो दे देते हैं। ये अनंत महादेवन साहब की एक फिल्म थी, डॉक्यू फिल्म, विच केम इन 1998 या 99, ओके, विच वॉज कॉल्ड घूंघट के पटखोल। अच्छा। और अजीब बात है कि वो एक्चुअली आई थी डीडी पे ही, डीडी नेशनल पे। अजीब बात है कि वो यूट्यूब पे से गायब हो गई फिल्म पूरी। अच्छा। आर्काइव, अगर आप लोगों को किसी को एक्सेस हो आर्काइव डीडी का, दूरदर्शन का, तो आप जाके देखिएगा, नाम है घूंघट के पटखोल। एक फ्रेंच प्रोड्यूसर थे जिन्होंने प्रोड्यूस की थी वो स्टोरी, और डायरेक्ट किया था अनंत महादेवन साहब ने। बहुत ही कमाल का डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनर, बहुत कमाल के एक्टर है, बहुत कमाल के इंसान है। उन्होंने रिसेंटली अभी उनकी एक फिल्म है फुले जो रिलीज पे है प्रतीक गांधी के साथ, उन्होंने भी बोलने की कोशिश की इसके ऊपर, बट वही है पीआर मशीनरी कितनी बड़ी है आपकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आमिर खान साहब परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन एक इंस्पायर्ड बाय का क्रेडिट देने के लिए चूक गए। ओके। तो मुझे जैसे सिनेमा लवर्स को हमको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि अगर आपको खाली एक लाइन लिखनी थी इंस्पायर्ड बाय, और चीजें would have worked wonders for you, it is already working for you. Good actor, good direction, everything is good, no doubt about it. मतलब किरण राव मैडम के टैलेंट का तो मतलब hats off to it, but the problem is that give credit where it is due. Right. Give credit where it is due. If you have taken from there, give it. और नहीं भी दिया साहब तो बाद में इतना आप बात करते हैं कि मेरी रिसर्च टीम है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, फलाना है, ढिमकाना है, एक बंदा बता नहीं पा रहा था। सही बात है। That's there. ये हो रहा है चीजें। हाँ, मुझे वो याद आ गई एक्ट्रेस गर्ल्स विल बी गर्ल्स वाली, जिन्होंने सनडांस में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता था। उनका नाम है प्रीति पानीग्राही। बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, और साहब मैं
दिल इसलिए दुखता है कि आप लोगों को शायद पता नहीं कब देखने का मौका मिले वो फिल्म, बट वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी ब्यूटीफुली मेड, एंड हैट्स ऑफ टू ऋचा चड्ढा जी जिन्होंने ऐसी फिल्म बैक की और एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन सिनेमा का नाम रोशन किया है यार। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि वो फिल्म जल्दी से इंडिया में रिलीज हो। सर तो आप उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं, सारी फिल्मों के लिए उम्मीद सारी कीजिएगा। फिल्मों के लिए और उम्मीद ही नहीं, प्रे कीजिए, दुआ कीजिए कि वो सारी फिल्में जो डिजर्व करती हैं और जिन्होंने ऑलरेडी झंडा फहराया है, इंडिया का तिरंगा फहराया है इंटरनेशनल सर्किट में, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी फिल्में एक बार जरूर दिखाई जाए। रिलीज होनी चाहिए, जरूर है, बहुत जरूरी है। आप भी प्रोड्यूसर बन गए और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पूरी कोशिश करूंगा, डिजर्विंग आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सबसे गुहार लगा रहा हूँ और मैं खुद भी कोशिश करूंगा इस चीज में, मैं खुद सबसे पहले झंडा लेके रहूंगा कि इंडिपेंडेंट सिनेमा। सारे नए लोग आते हैं जो जिनका 20-20 साल का संघर्ष हो जाता है, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कुछ कि कुछ ऐसे टैलेंटेड लोगों को आप भी अपने प्रोजेक्ट में लें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 100% भाई, मेरा भी वही अप्रोच ही रहेगा। जी। और यही रीज़न भी है क्योंकि क्या है, जो वैसे लोग हैं जिनको काम की भूख है और पैशन है, वो लोग तो डेफिनेटली I'll definitely have them on board for my films। कई सारे लोग तो मुगालते में जी रहे होते हैं, ऐसा एक वर्ड है कि जिए जा रहे हैं कि हम तो करेंगे तो लीड ही करेंगे, शाहरुख ही बनेंगे, नीचे तो बनेंगे ही नहीं। शाहरुख साहब तो ऑलरेडी हैं, कुछ और बन जाओ। राइट, सही बात है, सही बात है जी भाई। अच्छा अनु भाई, आप नवाज भाई के साथ जब मैनेजर थे जी, तो कोई ऐसी वियर्ड स्क्रिप्ट आपने सुनी हो, ऐसा लगा हो कि यार क्या स्क्रिप्ट भेज दी यार, मतलब क्या क्या आ गई, आपको हंसी आई हो उस पर? अभी ऐसा कुछ ऐसा है अश्विन भाई कि देखिए, जो आदमी अगर स्क्रिप्ट भेज रहा है तो वो तो अपना बेस्ट करके भेज रहा है। बिल्कुल उसकी नज़र में वो सबसे अच्छी चीज़ है। और जैसे एक कहावत भी है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। तो आदमी कोशिश यही करता है कि मैं तो मेरी सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वही भेजूंगा जी। अब वियर्ड तो नहीं कहूँगा क्योंकि हो सकता है उसके हिसाब से वो जीनियस हो, बिल्कुल, लेकिन हाँ हंसी बहुत आई थी। अच्छा। और मैंने नवाज सर को भी सुनाई थी, उनको भी काफ़ी हंसी आई थी। माफ़ी चाहूँगा, मैं तो चाहूँगा कि वो फिल्म बन भी जाए। अच्छा। बहुत बढ़िया कॉमेडी फिल्म बनेगी। ओके। और इट वाज अबाउट 2 कैरेक्टर्स। ओके। एक नवाज सर का कैरेक्टर था और दूसरा एक बकरे का कैरेक्टर था। ओके। और इस फिल्म में बकरा बात कर रहा है साहब। अच्छा। बकरा, पूरी फिल्म में बकरे के बाकायदा डायलॉग है, देखा जाए तो एक तरीके से बकरा हीरो था। तो ऐसी वही मैं कह रहा हूँ, देखिए आइडियाज है साहब, आइडियाज है। और मुझे तो बहुत हंसी आई थी, बहुत हंसी। तो ये सबसे वियर्ड, मतलब वियर्ड भी बोला जाए तो अगर है, क्योंकि अजीब है ना, अजीब है, और अजीब भी वियर्ड, मतलब सही मायने में वियर्ड कह रहा हूँ। वियर्ड का मतलब गंदा नहीं, वियर्ड का मतलब अजीब होता है। और ये अजीबो गरीब स्टोरी थी जो हमारे पास आई थी जी भाई। ये तो कोई भी सुनकर हंस पड़ेगा। अभी आपने बोला ना कि सांप बनेंगे नवाज वो भी आ जाए, सही बात है। अवेंजर्स की कोशिश में काफी सारे लोग। जी। बट थैंक यू सो मच अनु भाई, आपसे बात करके सीरियसली बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। और आप ऐसे ही कीप दिस ऑन, हैव गुड पीपल बिहाइंड द कैमरा पीपल हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।